नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार कई दिनों से बाबू मैथमेटिक्स के विभिन्न टॉपिकों को इनसे पिछले वीडियो में देखने का आप लोग प्रयास किए थे। अब हम लोग जो ऑफलाइन बैच करते हैं उस बैच में आप लोगों को साइंस का भी टॉपिक कई जो है आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। फिजिक्स भी हो चुका है, केमिस्ट्री भी हम लगभग एक दो लेसन कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइंस का जो भी हम लोगों का एक एक लेसन का है उनका हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे। और ऑब्जेक्टिव को जब आप लोग पूरा करिएगा, आप लोग देख रहे हैं कि अभी अधिकांश कंपटीशन जो है ऑब्जेक्टिव्स पर हो गया है। और दूसरा बात कि जैसे आप बोर्ड्स का भी एग्जाम देखे होइएगा बाबू, तो बोर्ड्स के भी एग्जाम में लगभग 50 मार्क्स का जो है सो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ऑब्जेक्टिव्स डाला जा रहा है पूरा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का जो साइंस है उस साइंस में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, उनके जो मुख्य प्रश्न है उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और हम जो मान लीजिए एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे उनको भी जिक्र करेंगे और पूरे एक व्याख्यात्मक रूप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इसमें आप लोगों के सामने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम लोग जो है सवालों पर ध्यान देंगे और इनको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है ना, कौन सा प्रश्न है। साइंस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इस श्रृंखला को, हमारे जो ये श्रृंखला है, आप इस श्रृंखला को कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी जोड़ करके देख सकते हैं और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। वैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये प्रकाश का जो परावर्तन लेसन है क्लास 10 में एनसीईआरटी का जो बुक है प्रकाश चैप्टर, उससे ये जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है उनको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर जो वस्तु है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बाबू वो कैसा बन रहा है बताइए, सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। यानी हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जा रहा है कि वह कौन ऐसा दर्पण है बताओ जिसमें अगर हम लोग उसके सामने अगर रखते हैं कोई भी वस्तु तो वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बाबू, सीधा बनता है। तो आप लोग एक बात जानते होइएगा बाबू कि सीधा किस में बन पाता है प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब उसी में बन पाता है, एक समतल होगा। समतल आप लोग जानते होंगे कि दर्पण मुख्यतः कुल 3 प्रकार के, वैसे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक समतल और गोलीय होता है, तो गोलीय को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो आप जब सीधा प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे तो ये दो चीज में बन पाता है, एक या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। इसी दोनों में क्या होता है कि आप लोग देखिएगा तो सीधा प्रतिबिंब बन पाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग इस तरीका से इसको याद कर लीजिएगा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो रहा है ना, तो वो कौन सा दर्पण होगा, या तो वो समतल होगा अथवा वो क्या होगा बाबू बताइए, उत्तल। इसी दोनों में क्या होता है, हमेशा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और आप लोग जानते होइएगा कि प्रतिबिंब जो है सो सीधा होता है किसमें, समतल में और उत्तल दर्पण में, है ना। ये इसमें हमेशा का हमेशा क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश का जो किरण होता है बाबू वो किस तरीका से गमन करता है, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है बाबू। आप लोग अगर थोड़ा भी प्रकाश के बारे में जानते होइएगा तो जानते होइएगा कि ये जो है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। ये बहुत ही सुंदर एक प्रयोग के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए सूर्य के सामने हम लोग एक सीधा पाइप लेकर के अगर रखेंगे तो तभी हम उस सूर्य को देख पाएंगे। यदि अगर हम टेढ़ा पाइप को लेकर के देखेंगे तो हम लोग सूर्य को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम इस सवाल का जो है सर प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। कोई दिक्कत समझने में, प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। टेढ़ी मेढ़ी रेखा वाला नहीं होगा, किसी भी दिशा में भी नहीं होगा, और ये तो इम्पॉसिबल ही है ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं।
तो ये बहुत ही आसान और सुंदर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है बाबू बताइए। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि ये कोई दर्पण है ना, ये मान लेते हैं कोई क्या है, दर्पण है, और इस दर्पण पर जैसे ही आप लोग प्रकाश का कोई यहाँ पर मान लीजिए किरण ऐसे आता है और इस तरीका से टकरा के चला जाता है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के जब जैसे होता है तो यहाँ बीच में एक अभिलंब भी खींचा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है। एक ये हो जाता है, और दूसरा एक आपतन कोण और हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न संख्या हम लोग 3 को अगला 4 को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के जो दूसरा नियम होता है बाबू, वो कहता है क्या कि आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब नहीं होता है ना। आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश बाबू एक प्रकार का तरंग है ना, और तरंग को भी हम लोग कई भाग में बांटते हैं। तो ये किस प्रकार का तरंग है? क्या ये ध्वनि तरंग है? प्रकाश बताइए, ध्वनि तरंग है? क्या वो आवाज देता है, चलता है तो आवाज देता है? नहीं। तो क्या ये परावैंगनी किरण है? परावैंगनी किरण होता है, लेकिन ये इसमें सबसे जो अच्छा बेस्ट आंसर होगा बाबू, इसका आंसर ये होगा कि प्रकाश जो होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसमें विद्युत चुंबक की तरह जो है सो व्यवहार करने का इसमें गुण आ जाता है। तो इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग जो है सो कहते हैं। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो ये एक प्रकार के याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 है बाबू कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा जब हम लोग प्रतिबिंब को बनाते हैं तो वो कैसा होता है, किस तरीका से होता है? तो आप देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनबे नहीं करता है बाबू। समतल दर्पण के द्वारा क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? नहीं बनता है। जब भी आप समतल दर्पण के सामने जाइएगा तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब नहीं हो सकता है ना। अब समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसका पूरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसमें समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग ये याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं। 8, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? बाबू साहब आप लोग समतल दर्पण को ध्यान से जब देखिएगा तो ये बिल्कुल एकदम सीधा इस तरीका से होता है और पीछे कलई किया हुआ रहता है। जानते हैं आप लोग समतल दर्पण को जब भी आप लोग देखे होइएगा, जब चेहरा देखते होइएगा तो उसको पीछे से बैक से उसको क्या कर दे, कलर किया हुआ रहता है। जानते हैं आप लोग किस चीज का कलर रहता है वो? तो समतल दर्पण का जो है पीछे ये सिल्वर का इस पर जो है सो चांदी का लेप चढ़ा हुआ रहता है, याद रखिएगा। और ये क्या होता है बाबू कि जब आप एक बात बताइए, इसका पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितना होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये गोल तो है नहीं। अब जब हम इसको बढ़ाएंगे इस तरीका से गोल करेंगे तब उसका फोकस दूरी पता चलेगा। फोकस दूरी इसका होगा ही नहीं। अब फोकस दूरी इतना बड़ा हो जाएगा, कितना होगा बताइए? इसका अनंत हो जाएगा। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अगर आप इसको बढ़ाते जाइएगा तो ये कहीं भी जाके मुड़ नहीं सकता, यानी ये अनंत हो सकता है ना। तो ये याद रखिएगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितना होता है बताइए? अनंत होता है। हमको समझने में दिक्कत नहीं बाबू आप लोग? चलिए ये वाला सब आंसर तो नहीं होगा, 0, 100, 50 ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए? यानी एक दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है बताइए? ये कौन सा दर्पण है बाबू साहब? ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग उस दर्पण को कहते हैं जिसकी क्या होता है कि परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं ना। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने? कैसा बने बाबू? उल्टा बने, ठीक। वास्तविक भी बने और समान आकार का बने। देखिए उल्टा और वास्तविक से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप समान आकार की बात करेंगे तो इसमें बाबू मात्र एक पॉइंट ऐसा होता है
जिस पर समान आकार का प्रतिबिंब बन पाता है, और वो होता है, आप लोग जानते होइएगा कि वक्रता केंद्र इसका होता है ना। यहाँ पर फोकस दूरी होता है और यहाँ पर जो वक्रता केंद्र होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत कि अवतल दर्पण के सामने वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब हमको बनना चाहिए, तो हम कहाँ रखेंगे उस वस्तु को, तो उस वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे बाबू, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। समझने में कोई दिक्कत? चलिए आइए हम लोग सवाल अगला को देखते हैं क्या है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। उत्तल दर्पण जब जैसे ही आप लोग देखिएगा बाबू, तो ये हुआ उत्तल दर्पण, यानी जिसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, बाहर की ओर उठा होता है। और इसमें जैसे ही आप लोग प्रतिबिंब का निर्माण करिएगा बाबू, इस दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, इस दर्पण में जैसे ही आप लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे बाबू, तो इसमें एकदम कैसा बनता है बताइए। तो देखिए, तो सीधा एवं आवर्धित। सीधा और आवर्धित का मतलब बड़ा, क्या बड़ा बनेगा इसमें? नहीं। उल्टा एवं आवर्धित नहीं, सीधा एवं, ये क्या लिखा हुआ है भाई, हरासित। हरासित का मतलब, हाँ, मतलब क्या हुआ कि छोटा। हरासित मतलब छोटा होगा। हरास, हरास एक शब्द है बाबू, इसका मतलब होता है छोटा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सीधा एवं हरासित। हरासित का मतलब छोट, है ना, ये याद रखिएगा, तो इसमें बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है बताइए, सीधा एवं हरासित होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए, बड़ा सुपर सवाल है बाबू, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। जानते हैं, सैलून जब जाते हुएगा, हालांकि हम लोग के गांव घर में तो जो सैलून रहता है बाबू सब, उसमें तो एकदम ऐसे ही समतल दर्पण का उपयोग करके कर दिया जाता है। लेकिन जो आप देखिएगा, जैसे बड़े बड़े जो सैलून होते हैं, 5 स्टार सैलून सब होते हैं, उसमें आपका जो दर्पण लगा होता है वो बाबू कैसा दर्पण होता है जानते हैं, अवतल दर्पण होता है। और जैसे उसके सामने हम लोग जाते हैं तो उसमें जो छोटा छोटा दाढ़ी है वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है ना। और जो है हमारे हजाम साहब होते हैं, उनको दाढ़ी बनाने में क्या हो जाता है, सहूलियत होता है ना। तो इस क्वेश्चन का दाढ़ी बनाने के लिए जैसे ही सवाल पूछा जाए कि किस जो है सो दर्पण का उपयोग होता है, तो आप लोग याद रखेगा अवतल दर्पण। ये नहीं कि अब तो सर हम अपना गांव में जो सैलून देखे हैं में तो मुँह देखने वाला ही ना देखे हैं, तो वही आंसर होगा, नहीं, है ना। इसका जो वास्तव में होता है बाबू, वो कौन सा दर्पण होता है बताइए, है ना, अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, किसी कार के अग्रदीप में, अग्रदीप का बाबू अंग्रेजी होता है हेडलाइट। हेडलाइट, हेडलाइट आप लोग जानते हैं, आगे में जो दो लाइट लगा रहता है। कार सब में देखे होइएगा, आगे में अग्र, देख रहे हैं, अग्र का मतलब होता है आगे। आगे में जो लाइट लगा होता है वो कौन सा होता है बताइए। तो इसका भी बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू, अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण नहीं होगा, अवतल इसका आंसर होगा, समतल तो होगा ही नहीं, है ना। ये दर्पण बाबू क्या करता है, जो लाइट रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये लाइट लगा हुआ है, ये लाइट एकदम बिल्कुल रास्ता पर फोकस करता है, एकदम समांतर किरण पुंज देता है इस तरीका से। और रात के समय में ड्राइवर साहब को क्या होता है, गाड़ी चलाने में सुविधा होती है, इसीलिए हम लोग कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं बताइए। कार बनाने के लिए अगर आप लोग को रख दिया जाए तो आप हेडलाइट जब बनाइएगा तो कौन सा दर्पण लगाइएगा बोलिए, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा दर्पण हो बाबू, अवतल दर्पण। ही नहीं कोई लगा देना उत्तल दर्पण, हो गया। अब वो क्या करेगा, वो प्रकाश को फैला देगा, आगे दूरस्थ दिखेबे नहीं करेगा, अगर ये एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, पश्च का मतलब होता है बाबू साहब पीछे, पश्च का मतलब क्या होता है, पीछे, दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का हम लोग उपयोग जो है सो पीछे देखने के लिए करते हैं बताइए। आप लोग बस में, ट्रक में या इस टेम्पू में, इस सब में यात्रा किए होइएगा तो आप लोग देखे होइएगा कि इस तरीका से 2 दर्पण लगा होता है ना। हम लोग पीछे देख लेते हैं, है ना, लेकिन लड़का सब कुछ और देखने के लिए उसका उपयोग करने लगता है, तो वो नहीं करना है, नहीं तो एक्सीडेंट होइएगा आप लोग भी। पश्च दृश्य के रूप में किसका उपयोग होता है, तो वो याद रखना है आप लोग, कौन सा दर्पण बताइए, उत्तल दर्पण का। कि पीछे देखने वाला दर्पण, है ना, साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण। अगर आपको पश्च दृश्य कह दे तब भी, साइड मिरर कह दे तब भी, तो ये आपको क्या जवाब देना है, उत्तल दर्पण आंसर देना है। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न संख्या हम लोग कितना पर आते हैं, 13 पर। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो दूरी होती है, बिंब का मतलब होता है बाबू वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, कि अगर हम दर्पण के सामने
दर्पण के सामने जब वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उसकी दूरी ली जाती है। कैसी ली जाती है? कोई भी दर्पण है मान लीजिए, इसके सामने जब हम बिंब रखेंगे, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, तो आप लोग जानते हुएगा, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऋणात्मक, माइनस, है ना, कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी जब भी इधर आप याद रखिएगा इस साइड रहेगा तो उसका क्या होगा बताइए? ऋणात्मक होगा। ये वाला आप लोग अगर याद किए होइएगा, ये वाला तो बिल्कुल आपको आसानी से ध्यान हो जाएगा। देखिए अब इधर माइनस होता है कि नहीं? इधर कोई भी चीज लिखिए, -1, -2, -3, इधर पॉजिटिव होता है +1, +2, ऊपर भी पॉजिटिव होता है +1, +2, नीचे लिखिएगा कोई भी चीज नेगेटिव होगा -1, -2। क्या? तो इस तरफ जब भी कोई चीज आ जाएगा बाबू तो निगेटिव, और उस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव। क्या मैडम समझ रहे हैं? गलती तो नहीं बढ़ा रहे हैं? आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कितना, 15 या 14। निम्न में से किस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है जाती? तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि फोकस दूरी धनात्मक एक का होता है। किसका बाबू बताइए? उत्तल का। न समतल का होता है न अवतल का होता है। और तीनों को दर्पण है तो उत्तल का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल का जो फोकस होता है ना बाबू वो इस साइड न होकर के बल्कि इस साइड होता है, ऐसे ऐसे। तो जैसे ही हम बोले कि उस साइड जाएगा फोकस, यहाँ पर फोकस गया, समझिए उस साइड गया, उस साइड, तब क्या चीज धनात्मक, इस साइड तो ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं? आइए ओके है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ओके। आइए हम लोग सवाल पर आते हैं। 15 नंबर, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक का मतलब होता है बाबू कि जब भी कोई प्रतिबिंब बना है और वो आवर्धन भी हुआ है, और ऋणात्मक का मतलब वो नीचे बन गया है ना? ऋणात्मक का मतलब वो नीचे बन गया है, तो वो कैसा होगा? तो पक्का आप लोग ये जानते हुएगा कि वो वास्तविक और कैसा हो जाएगा? उल्टा होगा। तभी तो उसका आवर्धन जो है नीचे की ओर जाएगा। अगर वो ऊपर की ओर रहता तो धनात्मक होता, है ना? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है बाबू कि दंत विशेषज्ञ, डेंटोलॉजिस्ट जो होता है बाबू, दांत के जो डॉक्टर साहब होता है, आप लोग देखे होइएगा कि दांत जो है हमारे शरीर का बड़ा ही अंग है, और ये नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है खाना खाने में, नहीं? तो दंत विशेषज्ञ जो होता है बाबू, दांत के जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो कौन सा दर्पण अपने माथा पर लगाए हुए रहते जानते हैं? तो इसका बड़ा ही सुंदर आंसर हो जाता है बाबू, कौन सा दर्पण हो? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये दर्पण क्या करता है? प्रकाश को एक जगह पर लाने की क्या करता है बताइए? एक जगह पर लाता है और उसको आसानी से देख पाते हैं डॉक्टर साहब। आइए ना, अगर हाँ आपको इस सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा डॉक्टर है जो रोगियों के नाक, कान, गला इस सब का जांच करने के लिए उपयोग होता है, तो वो आपको भी याद रखना है। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। आइए प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं 17 पर। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का जो प्रतिबिंब है एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है ना? और दर्पण की जो फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करना है कि हम लोग को फोकस दूरी कितना होगा। तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी ये भी नापना पड़ेगा, और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी ये भी दोनों नापना पड़ेगा बाबू। तो यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? ए एंड सी दोनों हो जाएगा। ये भी होगा और ये भी होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों हो जाएगा। और बाबू एक बात समझ लीजिए, जब भी अगर आप लोग को सवाल में इस तरीका का ऑप्शन मिले ए और बी दोनों, तो आप लोग इसको जरा गौर से बनाइएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन का आंसर ही वाला होता है ना? इनमें से सभी आ जाए तभी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे वाले प्रश्न का जो है आंसर देखा गया है उसमें ये वाला आंसर जो है कुछ ज्यादा देखा गया है। 90% संभावना होता है कि यही वाला आंसर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? भूलिएगा नहीं क्वेश्चन सब। इतना लंबा जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये जो है पक्का 2018 ईस्वी में पूछा हुआ है। 2018 ईस्वी में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है ना अथी हो गया था, दारू पी के क्वेश्चन सेट किया था, याद रखिएगा। इसलिए उसमें उस समय जो विद्यार्थी मान लीजिए सेकेंडो डिवीजन लाया होगा उसका बहुत हार्ड होगा तैयारी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 18।
गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, सीमा रेखा का क्या चीज, व्यास। गोलीय दर्पण है और परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, व्यास कहलाता है। यानी इसका जो हम लोग व्यास होगा बाबू, पूरा व्यास यानी यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगा बताइए, ये पूरा ऐसे गोल कर देंगे, इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास को हम लोग बाबू सब एक ही बात कह सकते हैं, क्या चीज, वक्रता त्रिज्या। यानी ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आर कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर यही आप लोग छोटा यहां से हो जाएगा तो ये फोकस दूरी, अब पूरा हो गया तो क्या चीज, वक्रता त्रिज्या हम लोग कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहला नंबर तो उत्तल दर्पण का जैसे बाबू फोकस दूरी निकालना पड़ता है ना, तो वो निगेटिव होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, क्या है कि उत्तल दर्पण का जैसे ही आप लोग फोकस दूरी निकालेगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो या तो आंसर इसका ए होगा, नहीं तो कितना होगा, सी होगा। अब हमको कह रहा है कि एगो सूत्र होता है बाबू, एफ बराबर क्या चीज बता बाबू सब हो, r/2। आप लोग क्या जानते हैं इस फॉर्मूला को, बड़ा नामी फॉर्मूला है, प्रकाश लेसन पढ़िएगा तो पक्का ही पहले यही पढ़ाया जाता है ना। एफ बराबर कितना, r/2। यानी वक्रता त्रिज्या के आधा को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, है ना। तो 32 है, तो 32 का आधा 16, यानी 16 वाला आंसर होगा इसका। ये किसको नहीं आएगा हो, वक्रता त्रिज्या का आधा को हम लोग फोकस कहते हैं, आप फोकस से पूछ रहा है, कोई दिक्कत। आइए प्रश्न संख्या हम लोग कितना पर आते हैं, 20 पर। हजामती दर्पण, हजामती दर्पण देखिए सैलून में कौन सा दर्पण लगा होता है, इस पढ़ने का बात है, अवतल दर्पण लगा होता है। गांव घर वाला जो सैलून होगा बाबू, उसमें क्या होता है, उसमें समतल दर्पण से लगा देते हैं, एकदम बना देते हैं दाढ़ी। लेकिन जैसे ही जाइएगा आप हजामती दर्पण में, मतलब हजमा साहब को जाइएगा, बउआ के जो मूरन करता है, ओकरा सबके दर्पण में कौन सा लगा रहता है बताइए, अवतल दर्पण। आइए प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं कितना पर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा है, काल्पनिक होगा क्या उसका बताइए, सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा तो उल्टा होगा, और उसको हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वो बिल्कुल कैसा बनता है बाबू, बिल्कुल सीधा बनता है। आइए अगला सवाल पर आते हैं बाबू साहब। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर। फोकसांतर याद रखिएगा, बच्चा को फंसाने का सब टेक्निक है, फोकस को ही फोकसांतर हम लोग कहते हैं, ठीक है सर, ओके। गोलीय दर्पण का जो फोकसांतर होता है एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, क्या हो गया रे बाबू, बैठ गया क्या, कट मारिए। आइए तो एफ बराबर सूत्र हम लोग का क्या होता है बाबू, r/2, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 जा कहाँ है हो, एफ बराबर r/2 नहीं है, ये सब तो होगा, ये सब 4r वाला ना। ये देखिए ये उल्टे दे दिया, r बराबर दे दिया f/2, तो अब जब 3 गो नहीं होगा तो सोच लीजिए कौन होगा सब, r बराबर 2f, यहाँ से निकालिएगा r, कोनमा कोन में गुना तो 2f, r बराबर 2f इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमारा यही पूछेगा, इसका कोना कोनी गुनो करके पूछ देगा r बराबर 2f, है ना। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के फोकसांतर या फोकस दूरी जो वही कह लीजिए एवं वक्रता त्रिज्या के जो बीच का जो संबंध होगा बाबू, वो क्या होगा, r बराबर कितना, ये देखिए यहाँ पर आप लोग अथी नहीं होइएगा, ये r है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में बाबू साहब। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, देखिए अवतल दर्पण के द्वारा कैसा बनाया गया, आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। वाह बड़ा सुंदर सवाल। आइए हम लोग इनको देखने का प्रयास करते हैं कि कह रहा है कि बाबू एगो अवतल दर्पण है, और इस दर्पण के सामने जब हम लोग कोई वस्तु को रखे हैं तो बड़ा बना है प्रतिबिंब, कैसा बना है देखिए, बड़ा, आभासी या सीधा, ऐसा एक ही वो स्थिति होता है बाबू, जब हम लोग वस्तु को क्या करेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा तभी ऐसा प्रतिबिंब बन पाएगा। इसलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, जा यही आंसर होगा इसका। समझ रहे हैं कि नहीं,
एकदम रट लेना है दोस्तों, याद कर लीजिए पूरा, और नहीं याद करिएगा तो हो गया काम आपका तमाम है ना। चलिए इसका आंसर समझ गए ना। आभासी देगा, सीधा देगा, बड़ा जैसे दे दिया, तो एक वो ऐसा होता है किसमें, अवतल दर्पण में एक ही ऐसा जगह होता है जहां पर रखेंगे तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, है ना। सैलून में इसी कारण से दोस्तों, सैलून में इसी कारण से आप लोग देखिएगा तो जो है क्या पाया, मतलब अब देखिएगा तो ये अवतल दर्पण लगाया जाता है ताकि क्या हो, एकदम दाढ़ी जो है बड़ा बड़ा दिखाई दे और उसको एकदम बनाने में क्या हो, आसानी हो। तो दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में कौन सा दर्पण लगाया जाएगा, अवतल दर्पण। पूछेगा क्यों लगाया जाएगा, तो क्योंकि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। आइए प्रश्न संख्या अगला पर हम लोग चलते हैं। चलिए, किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा है। देखिए एगो बात दे दिया, सदैव सीधे बनेगा, किस में, मतलब कि हमेशा का हमेशा सीधे बने, एक के गो होबे करता है कथी। ओहो, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक और ध्यान आप लोग को देना, या तो समतल या तो उत्तल। इसका बाबू इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी नहीं होकर के बल्कि क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो दो ऐसा याद रखिएगा, दर्पण होता है बाबू जो जिसमें क्या होता है समतल, और उत्तल क्या होता है, ऐसा दर्पण होता है जिसमें हमेशा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सदैव ऑलवेज स्ट्रेट सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण होगा, या तो कौन सा दर्पण होगा बताइए, उत्तल दर्पण। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला सवाल है बाबू कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। सीधा याद कर लीजिए, ऋणात्मक, इसमें सोचने की कोई बातें नहीं है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो इस साइड में होता है, और इस साइड में जब भी कोई चीज होगा, दूरी होगा, प्रतिबिंब बनेगा, कुछ भी होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। आइए अगला क्या है क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, एक ही बात, उत्तल। उत्तल दर्पण बाबू ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, आप इसके सामने कितना भी बड़ा वस्तु कहे रख दीजिए, उसका हमेशा और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है बाबू जिसमें हमेशा और हमेशा कैसा दर्पण बनता है बताइए, हमेशा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इधर जो भी प्रतिबिंब बनता है बाबू तो एकदम बिल्कुल छोटा ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से, वस्तु रहेगा 1 फीट के, तो प्रतिबिंब उससे छोटा बन जाएगा, है ना। इसका दृष्टि क्षेत्र भी काफी बड़ा होता है इस दर्पण का। किस दर्पण का बताइए, उत्तल दर्पण का। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 27 की ओर। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है बाबू, अब देखिए अपवर्तन वाला सवाल आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं बाबू साहब, देखिए समझिए, इसको मेहनत करके याद कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं बाबू कभी, बहुत मेहनत से आप लोग को पढ़ाते हैं, और आप लोग भी तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का भी जो तैयारी होगा वो अच्छा होगा, और फिर उसके बाद एग्जाम अपने आप निकलेगा। तैयारी अच्छा रहेगा तभी एग्जाम निकलेगा, है ना। आइए, वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होगी, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, निर्वात के मतलब दोस्तों समझते हैं, निर्वात के मतलब जहां पर कुछ नहीं है, निर्वात माने हवा भी वहां पर नहीं है, वहां पर प्रकाश बहुत स्पीड में चलता है, वो बहुत स्पीड में, क्योंकि वहां उसको रोकने ही वाला कोई नहीं है ना। तो वहां पर चलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, इतना स्पीड में प्रकाश वहां पर चलता है निर्वात में। निर्वात में जो प्रकाश चलता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चलता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सवाल कर दिया वायु में, तो वायु में इसका कम हो जाएगा, प्रकाश का चाल घट जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो स्पीड को कम करेगा, वायु रोकेगा प्रकाश को, है ना। तो ये इसका चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए, और दोस्तों ये सवाल भी आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसी को कभी कभी पूछा जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना स्पीड हुआ बताइए, 3 लाख किलोमीटर चले जाएगा 1 सेकेंड में, है ना। प्रकाश का इतना गति होता है, और यही कारण होता है बाबू कि आप लोग जब वर्षा के समय में देखते होइएगा कि जब बिजलौका चमकता है, जब थंडरिंग होता है, तो लाइट पहले चला आता है, बाद में आवाज आएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कितना होगा हो, अब आइए देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है,
सब माध्यम में एक जैसा थोड़ी होगा, प्रकाश का जो चाल होगा वो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगा। पानी में अलग स्पीड से चलेगा, हवा में अलग स्पीड से चलेगा, निर्वात में अलग स्पीड से चलेगा, तो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगा दोस्तों, है ना। निर्वात में जो प्रकाश का चाल, देखिए निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन क्या इतना ही स्पीड से सारा चीज में चलेगा प्रकाश? नहीं। तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है कैसे? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है बाबू? इसका एक ही कारण होता है, अपवर्तन। दोस्तों जैसे आप लोग पानी में जाइएगा, आप पानी पूरा साफ दिखता हो, आपको लगेगा कि कम गहरा है, लेकिन जैसे ही आप उसमें पैर दीजिएगा, पैर आपका चले जाएगा बहुत अंदर, है ना। तो ये ऐसा एक कारण से होता है बाबू, और वो है प्रकाशीय घटना। प्रकाश का क्या चीज? अपवर्तन। याद रखिएगा, परावर्तन विवर्तन ये सब नहीं, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण माछ रहेगा 2 फीट अंदर और दिखाई देगा ऊपरे में है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कम गहरा तालाब क्यों दिखाई देने लगता है? किस चीज के कारण? अपवर्तन के कारण। इसलिए दोस्तों पानी आपको फंसाने का काम करेगा, कहेगा आइए आइए, लेकिन आप जैसे जाइएगा आप डूब जाइएगा, ढक जाइएगा। इसलिए पानी में जाने से पहले आपको ये क्लास कर लेना है, नहीं तो डूब जाइएगा। डूब जाइएगा कि नहीं हो? लगेगा कि तालाब का गहरा कम दिखाई देता है, मगर वास्तविक गहराई कुछ और होगा, तो डूब जाइएगा कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। आइए हम लोग अगला देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन, पहले आवर्धन क्या होता है कि आवर्धन का मतलब होता है बाबू प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन का जो मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे होता है क्या चीज? वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का सूत्र आप लोग जानते होइएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे वस्तु की ऊंचाई जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आवर्धन। और अब एक बात बताइए, ऊपरों में ऊंचाई हो गया, नीचों में ऊंचाई हो गया, तब मान लीजिए प्रतिबिंब का कुछ ऊंचाई होगा 10 मीटर और नीचे मान लेते हैं कि वस्तु का ऊंचाई 8 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो वहां पर मात्रक कहां बचा? कुछ मात्रक बचा और नहीं बचा, तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। माने इसमें मात्रक ही नहीं होता है दोस्तों। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा मात्रक होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि दोनों समान राशि का अनुपात है। जब ही समान राशि का अनुपात हो जाए, बराबर राशि का अनुपात हो जाए, एक ही चीज राशि का अनुपात हो जाए दोस्तों, तो आपको समझ जाना है कि उसका SI मात्रक नहीं होता है। और इसी के समान आप लोग एक और चीज पढ़े होइएगा, अपवर्तनांक, उसका भी मात्रक नहीं होता है, याद रखना है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं आगे। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2। ये क्वेश्चन किसी को समझना है क्या? लेंस वाई इसमें कितना फोकस होता है? तो इसमें 2 फोकस, एगो इधर एगो इधर, है ना। लेंस में कितना फोकस बताइए? अभी आप लोग दूसरा चीज पर फोकस कर रहे हैं, एगो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, फोकस करो, है ना। पुराना हालांकि हो गया है, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या गो फोकस करो? इसमें 2 गो फोकस करो। लेंस में कितना फोकस? 2 फोकस। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस आवर्धन m बराबर क्या होता है बताइए? तो m बराबर होता है बाबू, m बराबर v/u, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई या बट्टे वस्तु की ऊंचाई होता है ना। तो ये आप लोग इस तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा? v/u हो जाएगा, u बटा भी नहीं करिएगा। आइए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक माइक्रो, है ना, अपवर्तनांक को बाबू कभी कभी n से भी सूचित कर देते हैं और माइक्रो से भी सूचित कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, आई साइन वाला है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बट्टा साइन आर, है ना। ये बड़ा गजब का बाबू नियम है ना। साइन आई बट्टा ई वाला नहीं होगा, पहले आया तब आर लिखिएगा बट्टा में। इसको हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जब आप लोग दूसरा नियम को पढ़ेंगे तो उसी में है कि याद रखिएगा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, साइन आ बट्टा साइन आ। आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका बाबू? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक के लिए एक ही आदमी बदनाम है, और वो कौन है? हीरा,
है ना। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग सभी याद में जानते हुएगा, 2.42, 2.42, है ना। ऐसे देखिए इसका लिखने का टेक्निक है 2, 4, 2 और दशमलव, है ना। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, समझे कि नहीं। अब बड़ा बढ़िया है बाबू, है ना। देखिए तबला बाजा धीन धीन, जल के अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है ना, याद रखिएगा। कांच का होता है 1.5। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, निर्वात का 1 हो जाता है अपवर्तनांक। तो ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे दुनिया में सारे चीज से अधिक होता है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा जो चमकने का कारण होता है बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कि कोई भी मान लीजिए ये हीरा हो गया, जैसे मान लीजिए ये हीरा हो गया, इसमें जैसे ही प्रकाश एंट्री करता है ना, तो ये एकदम बिल्कुल जो है उसको चमकने के लिए ऐसे देखिएगा, लाइट इसमें से निकलने ही नहीं देता। ये काफी चमकदार चीज है हीरा, समझ गए कि नहीं। तो याद रखेंगे आप लोग क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बताइए हीरा का अपवर्तनांक। अच्छा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ आपसे पूछा जाएगा, तब भी आपको हीरा मारना है ना। आइए हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बाबू अभिसारी एक ही को कहा जाता है, किसको, उत्तल लेंस को। ये लेंस क्या करने का काम करता है कि अभिसारी लेंस का काम होता है बाबू कि ये प्रकाश को एक बिंदु पर ला करके मिलाने का काम करता है ना। अभिसारी का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश को एक बिंदु पर ला करके इस तरीका से मिलाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। समझने में कोई दिक्कत, प्रकाश को जो एक बिंदु पर ला करके मिला दे उसको अभिसारी, और जो फैलाने का काम करता है, जैसे एक लेंस होता है ये वाला बाबू लेंस, ये प्रकाश को देखेगा, ऐसे भेजिएगा तो ये अन्य मारेगा, ऐसे भेजिएगा तो ये अन्य मारेगा, तो ये अपसारी हो गया। सिकुड़ाना, जो प्रकाश को सिकुड़ाने का काम करता है उसको हम लोग कहेंगे अभिसारी, और जो फैलाने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, अपसारी कहेंगे। कोई दिक्कत। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला पर। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक बाबू बहुत ही अच्छा होता है डायोप्टर, और P बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/f। P बराबर 1/f, और P बराबर 1/ कुछ ना कुछ, ये मीटर में होगा तो नीचे मीटर होगा, और इसको हम लोग लिख देते हैं मीटर, क्या चीज, इनवर्स, और इसी को कहा जाता है डायोप्टर। कोई दिक्कत तो नहीं सर, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं, तो इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस लेंस की जो क्षमता है मात्रक है कितना होगा, डायोप्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए, निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो एक ही का फोकस दूरी धनात्मक होता है, किसका, उत्तल का। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। कोई दिक्कत, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हाँ धनात्मक होगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अधिक होगा सबसे किस में बताइए, तो हवा में, कि जल में, कि शीशा में, कि हीरा में। हीरा बाबू दुनिया के सबसे ज्यादा कठोर होता है, और आप लोग जानते होइएगा कि इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, हीरा का अपवर्तनांक। शीशा जो कांच होता है बाबू सब, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5, और जल का जो अपवर्तनांक होता है इसको तो अभी ये बताया है ना, तबला बाजे धीन धीन, जल के अपवर्तनांक 1.33, है ना। तो ये याद रखिएगा। हवा का होता है कितना, 1। तो जिस चीज का अपवर्तनांक दोस्तों सबसे कम होता है, जिस चीज का अपवर्तनांक कम होगा उसमें जो प्रकाश होता है वो बहुत स्पीड से जाता है, वो प्रकाश बहुत स्पीड से जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवा। हवा में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी इन सब की अपेक्षा में। समझ रहे हैं ना। आइए अगला हम लोग देखते हैं, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसमें लगा दीजिए बाबू, कोई दिक्कत, सी होगा यहाँ पर, सी। तो ये आपको याद रखना है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस अगर हम लोग लगाएंगे तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, शब्दकोश मतलब समझते हैं कि नहीं, डिक्शनरी। डिक्शनरी शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी के छोटे अक्षर को जब हम पढ़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर नजदीक में रखेंगे तब ना, कि इतना दूर पर रखिएगा हो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। बाबू साहब P बराबर जो सूत्र होता है 20 सेमी, है ना। तो 20 सेमी को जैसे आप लोग अति कीजिएगा,
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए P बराबर होता है 1/f, है ना, और P बराबर आ जाएगा आपका 1/, यहाँ पर 20, अब 20 के बट्टा में देखिए हम लोग 100 डालते हैं। कहिएगा सर 100 क्यों? क्योंकि ये है सेमी में, और सेमी में हम उसको नहीं लिख सकते, हम उसको मीटर में, क्योंकि जो लेंस का जो क्षमता का जो मात्रक होता है बाबू वो मीटर में होता है, इसीलिए हम इसके बट्टा में 100 डालेंगे। जब इसको ऊपर बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 100 और बट्टा 20, और इसको काटिएगा तो 20 पंचे 100 यानी 5 प्लस कौन सा है? उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा तो +5 डायोप्टर। अवतल लेंस का माइनस होना चाहिए, तीन में से इसका क्या हो जाएगा? कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि माइनस में 5 आना चाहिए ना, क्योंकि क्या है? उत्तल लेंस है, देख रहे हैं ना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का क्या होगा? माइनस में होगा। और अवतल लेंस का, सॉरी अवतल लेंस का नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या है सवाल, हमें तो फिर से पढ़ने दीजिए बाबू हो, कि एक उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो ये वाला आंसर तो होगा ही नहीं, ये और ये तो कोई दिखते नहीं है, +5 डायोप्टर। हाँ, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होगा बताइए? पॉजिटिव होगा, और ये एकदम याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने, कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा होगा? उत्तल कि अवतल? तो इस सवाल का जो है ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो चुका है बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जो है ये गलत है, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बाबू देखिएगा आप लोग, ए में यहाँ पर आपका होगा जल, है ना, बी होगा आपका प्लास्टिक। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है सो थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। जल, प्लास्टिक, मिट्टी, मिट्टी और डी सीसा, है ना। तो इस तरीका से आपका जो है सो इसका ऑप्शन होगा। और आप देखिएगा तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो मिट्टी होगा, क्योंकि मिट्टी का हम लोग लेंस नहीं बना पाएंगे। कोई दिक्कत? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता है? तो मिट्टी का हम लोग जो है लेंस नहीं बना पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, सभी जगह समान मोटाई का होता है उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस इस तरीका से होता है? तो क्या सब जगह समान मोटाई का हुआ? वहां पातर, नीचे भी पातर, बीच में मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये भी गलत हो गया। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ये एकदम बिल्कुल सही, ठीक है। उत्तल लेंस कैसा होता है? जो बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो। देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो बीच में मोटा है, ये नहीं है मोटा थोड़ा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने, हाँ जब ये दे दे क्या? समान आकार, समान आकार पर बाबू जब ये दे देती, इस क्वेश्चन का आंसर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है कितना बताइए? वक्रता केंद्र पर। समान आकार जब भी दे वक्रता केंद्र मारिएगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहां पर? फोकस और लेंस के बीच। ये बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? फोकस और उत्तल लेंस के बीच में। बाबू इसी के कारण क्या होता है, आप लोग देखे होइएगा, जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो इसमें उपयोग में आता है। कोई दिक्कत? आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग को बनाना है ना, तो उत्तल लेंस क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? हाँ, उत्तल लेंस बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका और अवतल लेंस। अवतल लेंस बाबू नहीं बना सकता है ना। कांच की पट्टिका बना पाएगा क्या? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा बाबू? उत्तल लेंस, याद रखिएगा। कांच की पट्टिका नहीं बना सकता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, हाँ ये थोड़ा सा देख रहे हैं ना, इसमें भी ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो ये याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आपका अवतल लेंस।
अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता, हमेशा क्या होता है, काल्पनिक। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बाबू, लगता है कि अब इतना पर ही क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट में अब है नहीं। आइए, तो आप लोग इस जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, इस क्वेश्चन सबको अच्छा से समझ लीजिएगा और आप लोग इनको पूरा याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं सब में से आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कीजिएगा और एकदम मेहनत करेंगे। अब हम लोग लगातार जो है मिलते रहेंगे, जो भी चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा उन क्वेश्चन को हम लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। इनको आप लोग देखिएगा। ओके, बाय।